हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो डीएलएड का 502 कोर्स यूनिट 13 में हम आ गए हैं जी। फोर्थ ब्लॉक शुरू हो गया है जिसमें लर्निंग असेसमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि इसमें हम मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, सो आगे आने वाली जो 13, 14, 15 और 16 ये जो 4 यूनिट्स हैं इन सब में ये ऑब्वियसली फोर्थ ब्लॉक में है। सो लर्निंग और असेसमेंट से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन या मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन मैंने ऑलरेडी काफी लेक्चर्स करवा रखे हैं, वो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, उनको देख लीजिएगा। इस जो अपना एनआईओएस का मटेरियल है उसके अंदर जो चीजें मेंशन है मोटे मोटे तौर पर आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ एनआईओएस का डिस्कस कर रहे हैं और जो मैंने पहले क्लासेस करवाई हुई हैं बीएड के लिए या एमएड के लिए, उनमें मैंने काफी डिटेल में जो है चीजें करवाई हुई हैं, इससे तो कहीं डिटेल में करवाई हुई जितना यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो अब वो क्लासेस जो है वो जरूर रेफर कीजिएगा, स्पेसिफिकली जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं जिनको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा लिख के आना है। ओके जी, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन इसको डिस्कस करना है। सो असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोग्रेस की, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मेजरमेंट है क्या? मेजर करना ना, किसी भी जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रोसेस है, उसका डिस्क्रिप्शन देना। मतलब अगर मैं ये बोल रही हूं कि यहाँ पे ए इंसान खड़ा है तो आप बता दीजिए कि इसकी हाइट क्या है। सो आपने वो हाइट मेजर की है, आपने उसका वेट पूछ लिया तो वो वेट जो है आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ये दिख रहा होगा कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम यहाँ पे। सो मेजरमेंट ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इन इट्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो जहां पर भी क्वांटिटी की बात आएगी वहां पर जो है हम मेजरमेंट बोलेंगे। मेजरमेंट में क्वालिटी की बात नहीं देखने को मिलेगी आपको। सो मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एट्रीब्यूट्स या जो डायमेंशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना की, हम उनको क्वांटिफाई कर देते हैं। ओके, सो वो मेजरमेंट होगा हमारे लिए। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट में क्या होता है? कलेक्शन होता है। जैसे मेजरमेंट में तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव को ले रहे हैं, असेसमेंट में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, जिसमें हम पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे जी? असेसमेंट। यानी असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू, यानी किसके रिलेशन में, कि कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है जिसके लिए आप वो असेसमेंट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम एक ऑब्जेक्टिव और गोल आपके पास होगा। सो ये हो गया असेसमेंट। देन आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है वैल्यू जजमेंट, यानी कि हम ऐसे भी कई बार लिखते हैं कि ये मेजरमेंट है, देन एक और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? असेसमेंट है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? इवेल्युएशन है। यानी अगर मैं इवेल्युएशन बोल रही हूं तो उसमें मेजरमेंट और असेसमेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए। ठीक है, मेजरमेंट बोल रही हो तो सिर्फ मेजरमेंट है, असेसमेंट बोल रही हो तो उसमें मेजरमेंट ऑलरेडी है, बिकॉज मेजरमेंट में हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं और असेसमेंट में हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कलेक्ट करनी है। और जब ये जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है इसको हम जज करते हैं, मतलब इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू जजमेंट करके हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे हम एग्जाम के टाइम पे लास्ट में बोलते हैं ना, पास और फेल। सो वो क्या है? वो वैल्यू जजमेंट है, हमने जज किया है वहां पे। सो इवेल्युएशन में क्या हमें देखने को मिलेगी? जजमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमने टेस्ट के थ्रू कलेक्ट किया जिसको हम मेजरमेंट बोलते हैं, एंड और जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्वालिटी ये कलेक्टेड थ्रू आएगा जी, कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, इनके थ्रू जो हमने कलेक्ट की है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और जब इस इंफॉर्मेशन को हम जज करते हैं यानी उसकी वैल्यू जजमेंट, तो वो किसके बराबर होगा? इवेल्युएशन के बराबर होगा। अगर हम ये देखें कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे या क्लासरूम प्रोसेस क्या होगा, असेसमेंट क्या होगा, तो हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि असेसमेंट का जो प्रोसेस है
उसमें एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल हमें देखने को मिलेगा। सो जब हम उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो हम आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे लर्निंग से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम यही तो बोलते हैं ना कि भाई ये लेक्चर पढ़ने के बाद बच्चे को ये समझ आ जाएगा, दैट मीन्स एक आउटकम निकल के आएगा। तो हम वो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मैंने टॉपिक ए पढ़ा दिया तो बच्चे को जो है एक स्किल आ जाएगी या बच्चे को जो है कम्युनिकेशन अच्छे से करना आ जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस लेक्चर के बाद ये आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। रही बात क्लासरूम प्रोसेस की, तो पूरे के पूरे क्लासरूम प्रोसेस को हम 3 मेजर कंपोनेंट्स या स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, तो पहले हम डिसाइड करेंगे जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके लिए फिर हम प्लान करेंगे, कंडक्ट करेंगे क्लासरूम और ट्रांजैक्ट करेंगे चीजों को, यानी समझाएंगे बच्चों को। और उसके बाद हम असेस करेंगे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कि कितना जो है इनको समझ आया है, कितने लेवल तक हम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को जो है वो अचीव कर पाए हैं। तो जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है उनको आप ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोसेस है क्लासरूम ट्रांजैक्शन का वो यूजुअली करिकुलर एरियाज के ऊपर बेस्ड होता है, यानी जो करिकुलम हमें मिला होता है, सिलेबस मिला होता है, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड होती हैं चीजें। ये जो करिकुलर एरियाज होते हैं इनमें स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर कंटेंट एरिया होता है, कोई टॉपिक्स होते हैं। तो जो हर एक यूनिट है या जो कंटेंट है उसमें उसके लिए हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम बीएड या डीएलएड के दौरान भी आप जो फाइल बनाते हैं उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते होंगे, या तो 2 हेडिंग्स आप डालेंगे, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या फिर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डालेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। सो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। इसलिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स भी बोला जा सकता है, लेकिन इनको अचीव करना इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी हमने पेपर पे लिख दिया। जबकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो असेसमेंट का टास्क है इसको ईजी बनाने के लिए हमें लर्निंग आउटकम्स को, जो लर्निंग आउटकम्स हम बना रहे हैं ना एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, उनको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, उनको हम मेजर कर पाए, मेजरेबल बनाना पड़ेगा, वो अचीवेबल भी हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, रियलिस्टिक हो कि ऐसा ना हो कि आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए लेकिन आपके पास लेक्चर लेने के लिए 30 मिनट्स ही हैं, तो कैसे होंगी वो सारी चीजें, और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये जो स्मार्ट है ये नीड है हमारी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स की, कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे वो स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके जी। असेसमेंट की टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने टेस्ट, आप मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं, वो मैंने काफी डिटेल में करवा रखे हैं, मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड करूंगी, प्लीज उनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब एनआईओएस के इस पर्टिकुलर मटेरियल में तो बहुत ज्यादा फिर भी नहीं दिया हुआ, वहां पे मैंने ओवर एक्स्ट्रा ही करवा रखा है कुछ ना कुछ, तो आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए। सो असेसमेंट जो है उसको हम पर्पस के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा, जैसे एनुअल टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, और इनफॉर्मल होगा जो स्टूडेंट के साथ टीचर बातचीत के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान चीजें जानना चाह रहे हैं, वो इनफॉर्मल होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, चीजें प्री फिक्स्ड होंगी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए तो उनमें से एक आंसर है, ठीक है। सब्जेक्टिव में फोकस किया जाता है इंडिविजुअल वेरिएशन पे, आपके जो ओपन क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर मिलेंगे सब्जेक्टिव में, जिसकी वजह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके अंदर लिख सकें। नॉम रेफरेंस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड हो सकते हैं। यूजुअली हम टेस्ट के टाइप्स पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं ये, तो ये ऑब्वियसली असेस भी तो कर ही रहे हैं इनकी वजह से। जैसे नॉम रेफरेंस्ड में हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से या नॉम से। बट क्राइटेरिया रेफरेंस में हमने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा होता है कि डिजायर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम बच्चे की को खुद से ही कंपेयर करते हैं इसके अंदर। तो जब भी वर्ड कंपैरिजन आए ना तो वो नॉम रेफरेंस्ड में हम कंपेयर करते हैं। जैसे यूजीसी नेट में परसेंटाइल निकलती है, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट हो तो हम परसेंटाइल में जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसी को 100% मान के बाकियों को मार्क्स असाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो सीटेट है, उसमें फिक्स्ड है कि भाई 150 में से 90 मार्क्स जो है वो आने चाहिए। अब 90 से ऊपर चाहे किसी के 149 आ रखे हो या किसी के पूरे 90 आ रखे हो, दोनों ही सीटेट पास माने जाएंगे, ठीक है। सो वो एक परफॉर्म, जो एक हमने वो क्राइटेरिया सेट किया है, उससे हम क्या उसको एक रेफरेंस लेके चलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस में। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट मेजरली हम बात करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो ये बच्चे की प्रायर नॉलेज के ऊपर बिल्ड किया जाएगा कि उसने कितना पढ़ा, जो उसको पढ़ाया था कितना उसको समझ आया।
रेगुलर इंटरवल्स पे हम इसको करते हैं और इनफॉर्मल बेसिस पे करते हैं, फॉर्मली नहीं करते फॉर्मेटिव असेसमेंट को। ये डायग्नोस्टिक भी होता है कि हम पता लगाना चाह रहे हैं कि बच्चे को कितना आया समझ ना, तो हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि क्या दिक्कत आई और क्या नहीं आई। रेमेडियल होता है, अगर दिक्कत आई तो फिर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्टिव फीडबैक जो है वो हमें यहां से मिल जाता है। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि टीचर यहाँ पे बातचीत से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ क्वेश्चन पेपर लिखना हो आपको, ठीक है। सो वो इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चे की यहाँ पे दिखाई देती है, और ये प्रोवाइड करेगा टीचर्स को भी फीडबैक, ताकि वो उस हिसाब से बच्चों से डील कर सकें। बच्चों को भी फीडबैक देता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कि उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना उनको और समझने की जरूरत है, ठीक है। सो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो मिड टर्म, मतलब ड्यूरिंग द टर्म या कॉन्टिन्यूटी में जब भी आपको समझाया जा रहा है उस दौरान होगा ये, ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। तो इसको हम असेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, देखो हम 2-3 वर्ड्स पढ़ते हैं ना, अभी आगे भी आएंगे वो जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये आपको जानना जरूरी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, कि लर्निंग के लिए, मतलब हमने बच्चों को जो है क्या किया, उनको ये डायग्नोस किया, उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट करके देखा तो हमें फीडबैक मिला, हाँ हमारे पास इंप्रूवमेंट का चांस है, ठीक है। लेकिन अगर हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर लिया, ऑफ लर्निंग मतलब असेसमेंट किया है लर्निंग का, यानी लर्निंग का असेसमेंट, यानी लर्निंग हो चुकी है, और हो चुकी है मतलब जो एंड टर्म एग्जाम्स हम लेते हैं ना टर्म के एंड में, वो क्या है, समेटिव और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में किसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, किसको समेटिव बोलते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट आ जाता है, ओके। देन एनकरेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इसलिए ना, अगर उनके मार्क्स अच्छे आए, परफॉर्मेंस अच्छी आई, तो वो ऑब्वियसली हैप्पी होंगे और मेहनत करना चाहेंगे, और अगर नहीं आई अच्छी तो वो और ज्यादा कोशिश करेंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा कि भाई करना है ये तो, ठीक है। इनकॉर्पोरेट्स वेरिड लर्निंग स्टाइल टू डिसाइड हाउ एंड व्हाट टू टीच। यहाँ पे हमें लर्निंग स्टाइल भी समझ आ जाते हैं कि क्या क्या जो है, किस तरीके की चीजें बच्चे को समझ आ रही हैं, या हमें अपना स्टाइल बदलने की जरूरत है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करती है क्राइटेरिया समझने के लिए, जो उनके वर्क को, जो उन्होंने काम किया उसको जज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो भी समझ आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनका फीडबैक के बेसिस पे वो इंप्रूवमेंट कर सकें और अपने पीयर ग्रुप की हेल्प कर सकें। बेसिकली स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कि वो पीयर ग्रुप को सपोर्ट कर सके, और पीयर ग्रुप भी बाकी अपने दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सके। समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एंड ऑफ द कोर्स या यूनिट के एंड में जो चीजें हम लेते हैं, जैसे मान लो यूनिट टेस्ट हमने लिया तो वो समेटिव होगा, क्योंकि यूनिट के एंड में लिया गया है वो। जब टर्म के एंड में लेते हैं तो वो एंड में जो पास फेल वाला टेस्ट होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स, वो भी समेटिव होते हैं। जनरली समेटिव मतलब बिल्कुल सम है, जो भी उन्होंने अब तक सीखा है ना उसका, यानी सिखाई हो चुकी है, लर्निंग जो है वो हो चुकी है। तो जो लर्निंग हो चुकी है उसको अगर हम असेस कर रहे हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा जी, ठीक है। सो लर्निंग की असेसमेंट, लर्निंग के लिए असेसमेंट है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये यूटिलाइज करते हैं ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड्स को, जैसे एग्जाम ले लिया, रिटन एग्जाम लास्ट में जो लेते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड ही असेसमेंट के लिए चले आ रहे हैं। रिजल्ट जो है उससे फिर हम क्या करते हैं, रैंकिंग और ग्रेडिंग देने की कोशिश करते हैं, बच्चे को एक लेवल पे दिखाना चाह रहे होते हैं हम कि किसने कितना जो है वो अचीव किया है। ये डिफरेंस है जी फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट में, जो मैंने आपको वैसे तो करा रखा है बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। फॉर्मेटिव में ये है कि यूज टू डिटरमाइन हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न एंड व्हाट दे स्टिल हैव टू लर्न, कि कितना उनको सीख लिया उन्होंने, कितना उनको आता है और कितना और सीखने की जरूरत है, क्या और सीखना बाकी है। सो वो जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव में क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, की उसने प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी दी है। अलाउज टीचर टू असेस देयर टीचिंग मेथड, यहाँ पे टीचर के भी मेथड चेक हो रहे होते हैं, वो अपने आप का भी असेसमेंट कर सकते हैं कि मैंने जो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया क्या उनको समझ आया। अगर उनको लगता है असेसमेंट में कि नहीं समझ आया तो उनको अपना मेथड चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर्स जो है वो असेस करते हैं यहाँ अपने मेथड्स को। यहाँ पे टीचर जो है वो नेक्स्ट स्कूल ईयर के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो अब अगले साल अगले बच्चों के लिए क्या करेंगे,
अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे उन्हीं बच्चों के लिए चेंज कर सकते हैं। ग्रेड्स जो है वो ज्यादा वेटेज यहाँ पे नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेड्स की ही वेटेज होती है। हम ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं ग्रेड्स के द्वारा, और वो ग्रेड्स ही फिर हमें बताते हैं बच्चा अगले क्लास में जाएगा नहीं जाएगा। फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर आपसे बातचीत कर रहा होता है, पूछ रहा होता है बीच बीच में, तो वो फ्रीक्वेंटली आपको वो क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये टर्मिनल स्टेज में देखने को मिलेगा हमें। ये लेस फॉर्मल होता है, स्कूल के लेवल पे क्लास टीचर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। समेटिव जो है वो ज्यादा फॉर्मल रहेगा। इंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट अथॉरिटीज से हमें देखने को मिलती है कि ये एग्जाम कंडक्ट करवाना है। ये फ्लेक्सिबल हो सकता है स्टूडेंट्स की प्लस टीचर्स के अकॉर्डिंग भी, तो स्टूडेंट और टीचर्स के लिए ये फ्लेक्सिबल है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बट समेटिव असेसमेंट इनफ्लेक्सिबल है। जैसे मान लो फॉर्मेटिव असेसमेंट होना था, आपने जो है आपने थोड़ा सा पढ़ाया था, उससे उसके ओरल टेस्ट लेना था, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आया शायद, तो आपने वो ओरल टेस्ट स्किप कर दिया, उनको समझाने लग गए दोबारा से। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी आपको, लेकिन समेटिव असेसमेंट में तो टेस्ट देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, कैसे आपके टेस्ट में स्कोर किया जाएगा, सारी चीजें फिक्स्ड है, तो ये इनफ्लेक्सिबल है। फॉर्मेटिव जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, उस दौरान हम बच्चे को असेस कर रहे हैं। लेकिन समेटिव में क्या है, आउटकम ओरिएंटेड है, कि क्या रिजल्ट निकल के आया है वो हम देखना चाह रहे हैं और उसको असेस कर रहे हैं कि भाई पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है जी। देन ये वाला जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग करवा रखा है, इसको मैं ऐड कर दूंगी, प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा। इससे नेक्स्ट जो एनआईओएस का लेक्चर होगा उससे पहले ये असेसमेंट ऑफ फॉर एज लर्निंग वाले लेक्चर्स आप मेक श्योर देख लें। देन आता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों ही एरियाज जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। अगर इवेल्युएशन कंटिन्यूटी में किया जाएगा तो बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो हमें पता चल जाएंगी। सो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों को समझने के लिए, और बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी है खुद को समझने और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये टीचर्स के लिए फीडबैक देता है कि आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज मॉडिफाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और बच्चों के लिए भी एक फीडबैक है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। फर्दर तो हम देखें, सीसीई एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे, दोनों तरीके से, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू, अलग अलग एरियाज में, कौन से, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सब में। सो ओवरऑल सीसीई जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो ये तरीका है ये अपनाया गया है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने पहले लेक्चर्स में करवा रखा है। ऑल्दो मैं सीसीई से रिलेटेड जो मैंने लेक्चर्स करा रखे मैं उनको भी ऐड कर दूंगी, तो उनको देखिएगा और मुझे बताइएगा कि सीसीई कब शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ताकि डेवलप कर पाए हम कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव एस्पेक्ट बच्चे की पर्सनालिटी का, क्योंकि हमें होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है बच्चे का। ओके, टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस, यानी सोचने पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा जोर देना है, और डी एम्फेसाइज करना है मेमोराइजेशन को, रट्टे मारने को। टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वही है कि घूम फिर के आपको यही नजर आएगा कि हम बच्चों को जो है रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके क्या कर पाए, उनके इम्प्रूव कर पाए। वो सीसीई का ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल कर पाए, मतलब इवेल्युएशन को एक क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस की तरह यूज कर पाए, ताकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो डिजायर परफॉर्मेंस है, यानी जो हम चाहते हैं बच्चा परफॉर्म करे और एक जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच में जो गैप है ना, उसको ब्रिज करने के लिए हमारे पास इवेल्युएशन एक क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस की तरह काम कर सकता है। टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एनवायरमेंट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सारी चीजें कैसी हैं, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सीसीई के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा और हम बच्चे के बारे में अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग अ लर्निंग सेंटर्ड एक्टिविटी, तो हमें लर्निंग सेंटर्ड एक्टिविटी जो है वो बना के चलना है, ना कि हम जो है उसको मतलब लर्निंग पे फोकस करना है, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए चीजें।
ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ये सीसीई है इवैल्यूएशन का जो मेथड है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दो बेसिक कैटेगरीज रहेंगी। हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों तरीके से डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आएगा, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया, सर्वे, क्वेश्चनियर, प्री और पोस्ट टेस्ट, एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी पे फोकस दिखेगा, यहाँ नंबरिंग पे, मेजरमेंट पे फोकस आपको नहीं दिखेगा। सो क्वालिटेटिव में क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, केस स्टडी, तो या फिर फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन हो गया, फील्ड नोट्स हो गए, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें क्वालिटेटिव हैं। डिफरेंस क्या रहेगा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेन करता है हु, व्हाट, व्हेन, हाउ या हाउ मच या हाउ मेनी, बट क्वालिटेटिव सिर्फ कैसे और क्यों एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो क्वांटिटी यहां पे मेजर की जाएगी, ये नंबर्स के साथ डील करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन के साथ डील करेंगे कि क्या चीजें हैं। डाटा को इसमें डायरेक्टली एग्जैक्टली ऑब्जर्व और मेजर किया जाता है, यहाँ पे डाटा को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर असेस किया जाता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली होगा, एग्जैक्ट जो है आपको चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि नंबरिंग नहीं है यहाँ। यूजुअली यहाँ सर्वेज के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ इंडिविजुअली इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, उस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इट इज यूजफुल व्हेन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कैन बी काउंटेड मैथमेटिकली, तो जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके कोई वैल्यू एग्जैक्ट पता कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो यूजफुल तो है ही, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज भी है। यहाँ पे वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन तो हमें मिल रही है डाटा से, बट वो सफिशियंट नहीं है सिर्फ, क्योंकि ये होता है ना, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें चाहिए सारी चीजें, सो वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं कि इट इज यूजफुल व्हेन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। तो जब आप किसी टॉपिक पे ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा वहां पे सफिशिएंट नहीं होगा और आपको क्वालिटेटिव पे फोकस करना पड़ेगा। When information is needed on what students think about a particular situation, तो वो क्या सोच रहे हैं या वो क्यों पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, तो वो जानने के लिए हमें क्वालिटेटिव डाटा अपनाना पड़ेगा। हम क्वांटिटेटिव से ये चीजें पता नहीं कर पाएंगे। जो भी क्वालिटेटिव रिजल्ट्स आएंगे हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वालिटेटिव जो रिजल्ट्स आएंगे उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। जो क्वांटिटेटिव है उनमें ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, जनरलाइज भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। डाटा जो है इसको हम जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफिक टूल के थ्रू, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव डाटा में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम सेम टूल के द्वारा भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव में कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि आपने किससे कलेक्ट करना है, क्यों कलेक्ट करना है और किस संदर्भ में, किस सिचुएशन में कलेक्ट करना है डाटा। ओके, सो ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का डिफरेंस हो गया। मेजरली तो यही मान के चलते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब नंबरिंग, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पे फोकस हो रहा है यहाँ पे। ओके जी, सो ये हो गया हमारा सीसीई और इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो जो इस यूनिट में मैंने रिकमेंडेशंस की हैं वीडियोस की और जो मैं इसमें प्लेलिस्ट में ऐड करूंगी, मेक श्योर आप उनको देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.